हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रिसर्च पब्लिकेशन सपोर्ट सीरीज लेक्चर नंबर 3, मैन्युस्क्रिप्ट एंड हाउ टू राइट इट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैन्युस्क्रिप्ट किस वर्ड का जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज से आया हुआ है, इसकी क्या मीनिंग है, मैन्युस्क्रिप्ट होता क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट को लिखने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कब मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाता है, और जब मैन्युस्क्रिप्ट लिखना जाएगा तो कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, कौन से चीजें पहले की जाएंगी, स्टेप वाइज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं आज लेक्चर में। आखिर तक पूरा वीडियो देखिए और हम शुरू करते हैं। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, मैन्युस्क्रिप्टम। मैन्युस्क्रिप्टम इटसेल्फ बना है दो वर्ड से। एक का बोलते हैं मैनस यानी कि हैंड, दूसरा है स्क्रिप्टम यानी कि टू राइट, यानी कि एक ऐसा टेक्स्ट, एक ऐसा जो जो भी बुक फॉर्म में हो लेकिन जो हाथ से लिखी गई हो उसे कहें कि मैन्युस्क्रिप्ट। अब मैन्युस्क्रिप्ट की एब्रिविएशन भी, अगर एक मैन्युस्क्रिप्ट एमएस एब्रिविएशन भी यूज की जाती है शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। अब मैन्युस्क्रिप्ट है असल में है क्या? अब अगर आप चेक करेंगे डिक्शनरी तो वहां पे आपको मिलेगा कि मैन्युस्क्रिप्ट होता है एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको हाथ से लिखा गया हो या टाइप किया गया हो, या लेकिन ये भी ध्यान रखना कि वो प्रिंट ना हो। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको हाथ से लिखा गया हो, टाइप रिटन किया गया हो वर्ड फॉर्म में या टाइपराइटर से, जो एक ऑथर का ओरिजिनल वर्क हो कॉपी एडिटेड फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में, जिसको प्रिंट करना से पहले प्रिंटेड नहीं होना चाहिए, उसको कहेंगे मैन्युस्क्रिप्ट। क्योंकि जब प्रिंटिंग का जो कंसेप्ट आया, जब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंशन हुई, उससे पहले के सभी मैन्युस्क्रिप्ट, चाहे वो रिलीजियस टेक्स्ट हो या और भी कोई टाइप के टेक्स्ट हो, सारे के सारे टेक्स्ट को हैंड रिटन, सब हाथ से लिखे जाते थे, इसलिए इन्होंने कहा था मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स को हम नहीं कह सकते कि सिर्फ उसमें लिखा गया हो। मैन्युस्क्रिप्ट को हम कंटेंट के बेस पे कैरेक्टराइज नहीं कर सकते। मैन्युस्क्रिप्ट की में वेरियस स्टेप्स हो सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट में कंटेंट अगर की बात की जाए तो कंटेंट के हिसाब से उस वेरियस उसमें वेरिएशन आ सकते हैं, बहुत से टाइप के हो सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स में राइटिंग हो सकती है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हो सकती है, वो मैप भी हो सकते हैं, म्यूजिक नोटेशन हो सकते हैं, या एक्सप्लेनेटरी नोट्स हो सकते हैं, या कोई पिक्चर्स फिगर वगैरह हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट की साइंस मेडिसिन के कंटेक्स्ट में क्या मीनिंग है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है साइंस में कि ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल होना चाहिए। अब ओरिजिनल जो वर्ड है साइंस में, या इसको भी ये सब्जेक्टिव है। हमेशा ये केस नहीं होगा कि ऑब्जेक्टिव मींस, ओरिजिनल मींस कि आपका एंड प्रोडक्ट कुछ आया हो ओरिजिनल हो। ये भी हो सकता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन ओरिजिनल हो, या आपकी इमेजिनेशन हो सकती है ओरिजिनल हो, जो कि एक ओरिजिनल से ही आपका आगाज करेगा। साइंस में, अभी हम साइंस की बात करेंगे तो साइंस, अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो साइंस ही वो इल्म ब्रांच, साइंस इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज which is obtained by observation and experimentation. फर्स्ट थिंग है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका हाइपोथेसिस होगा, उतनी ही पॉसिबिलिटी है कि आपका रिजल्ट अच्छे आएंगे। लेकिन फर्स्ट थिंग है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो गई, सब कुछ अच्छा हो सकता है। इतनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो गई जैसे कि आथर या रीडर, जो रिसर्चर है, उसकी ऑब्जर्वेशन में भी वेरिएशन आ सकता है कि ऑब्जर्वेशन कहाँ कर रहा है। वो नेचुरल सब्जेक्ट में ऑब्जर्वेशन, नेचुरल सब्जेक्ट्स पे ऑब्जर्वेशन कर रहा है, या पेशेंट्स की में ऑब्जर्वेशन कर रहा है, या कल्चरल सेल्स में उसकी ऑब्जर्वेशन है, या कोई इरेक्शन टेस्ट में हो रही है उस पर उसकी ऑब्जर्वेशन है। तो इन सब को कंटेक्स्ट ओरिजिनल होना चाहिए चीजें। अब ये जो ऑब्जर्वेशन हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्या, ऑब्जर्वेशन होने के बाद जब भी कोई साइंटिस्ट या कोई रिसर्चर ऑब्जर्वेशन करता है, और ऑब्जर्वेशन कैसे कंफर्म करेगा ये ऑब्जर्वेशन फर्स्ट टाइम मैंने की है, उसके लिए उसने नेक्स्ट करना यह है कि वो लिटरेचर सर्वे करेगा। वो चेक करेगा कि इस तरह का काम अब तक किस साइंटिस्ट ने किया है और उनके क्या रिजल्ट्स आए हैं। उससे वो क्या करेगा कि कोहेरेंस मैनर से एक डिटेल बताएगा कि उस साइंटिस्ट ने काम किया था, इसने ये काम किया था, उनके जो रिजल्ट्स हैं उनसे अच्छा रिजल्ट हमारा है, तभी उसको ओरिजिनल कहा जाएगा। अगर उससे पहले किसी ने अच्छा रिपोर्ट किया तो उसको ओरिजिनल है ही नहीं, वो पब्लिश नहीं कर सकता। वो पब्लिश तभी कर सकता है जब उसका रिजल्ट जो है वो सबसे ओरिजिनल हो, सबसे बेस्ट हो, ओरिजिनल हो। अब जैसे मिसाल के तौर पे ओरिजिनल कैसे, कि जैसे हम ये चेक करना चाहते हैं कि हम, हमारी ऑब्जर्वेशन है कि कोई फूड आर्टिकल है, फूड आइटम है, उसमें हम बोल देंगे कि हमारी ऑब्जर्वेशन है कि इस फूड आइटम में कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिससे, जिनका रोल है जो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। अब अगर ये ऑब्जर्वेशन मेरी थी, अगर मैं इनको एक्सपेरिमेंट के हिसाब से मैंने
प्रूव किया तो ये बहुत एक्साइटिंग रिसर्च होगा। और क्योंकि जो भी रिसर्च जितना इम्पैक्ट होगा उसका कि वो ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल होगा और वो रिपीट होता होगा बार बार, तो ऐसे रिसर्च लीड करते हैं नोबेल प्राइज विनिंग। इसी के सिनेरियो में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक स्टोरी है इसका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को डिस्कवर किया। आप सब जानते हैं इसके बारे में, स्टिल मैं एक ओवरव्यू उनकी कहानी बताना चाहता हूँ ताकि ये ऑब्जर्वेशन का कंसेप्ट पे जरा जरा समझ में आ जाए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ये करते थे काम बैक्टीरिया पे। तो अब ये जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई एंटीबायोटिक, ये डिस्कवरी है एक्सीडेंटल डिस्कवरी, यानी कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे इनका ऑब्जेक्टिव था ही नहीं कि वो पेनिसिलिन डिस्कवर करे। एक बार वो टूर पे गए, वो टूर पे वो असल में काम करते थे बैक्टीरिया पे काम करते थे, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पे का काम करते थे। वो उनने इसकी पेटर प्लेट पे ये जो लॉन्स ऑफ बैक्टीरिया ग्रो करते, ये कॉलोनी से बहुत सारे बैक्टीरिया के स्टिक कल्चर करते हैं, ग्रो हो जाते हैं। बहुत से तरीके हैं लॉन्स ऑफ बैक्टीरियल कल्चर से यहाँ पे ग्रो हो रहे थे। अब ये टूर पे कहीं गए, जब टूर से वापस आए उनने ऑब्जर्व किया कि इनकी जो पेट्री प्लेट थी इस पे कुछ फंगस ग्रो हुआ है, और ग्रो तो हुआ है साथ में जिसको हम आम तौर पे कहते हैं लेबोरेटरीज में कि भाई कंटेमिनेशन आया हुआ है। तो हम आम तौर पे जो साइंटिस्ट ने इन ट्यूब्स को फेंक देते हैं, दोबारा से कल्चर करते हैं ताकि उसका कंटेमिनेशन नहीं आना चाहिए कुछ। अब यहाँ पे भी कंटेमिनेशन आया, लेकिन कहते हैं कि चांस फेवर्स द ट्रेन माइंड्स, सभी को चांस मिलता रहेगा, जो ट्रेन माइंड्स ही उसको बेनिफिट लेते हैं। अब इसको भी चांस मिला यहाँ पे, लेकिन कंटेम्पलेशन बोल के फेंका नहीं इसने ये प्लेट। इनने क्या किया कि ऑब्जर्व किया भाई ये जो फंगस है, इसने ये बताया कि ये फंगस क्या करता है, ये एक जो बैक्टीरियल सेल्स हैं इनको किल करता है और एक क्लियर जोन बनाता है अपने इर्द गिर्द। तो ये जो इनकी ऑब्जर्वेशन थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, ये कहते हैं कि ये जो फंगस है ये कोई सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिससे किल हो जाते हैं। फाइनली एलेक्जेंडर फ्लेमिंग कामयाब होते हैं उस सब्सटेंस को एसिड करने में, और इसका उन्होंने नाम रखा पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक था वो बना दुनिया का पहला एंटीबायोटिक जिसने पूरा मेडिसिनल जो फील्ड है इसमें बहुत ट्रांसफॉर्मेशन किया। तब तक जो बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज जो थे जो इलाज नहीं था, अब उनमें से एक डिजीज का इलाज हो गया इस एंटीबायोटिक से। अब ये जो पेनिसिलिन के बाद ये एक एविडेंस हुआ कि भाई जो फंगस जो मोल्ड्स हैं इनमें पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत सारे बैक्टीरिया को डिग्रेड कर सकते हैं। तो ये एक इस एक्सीडेंटल डिस्कवरी से ये एक ये भी हो गया कि एक रास्ता खुल गया और साइंटिस्टों को वर्क करने के लिए, ताकि और तरह के एंटीबायोटिक्स भी डिस्कवर हो सकें और मेडिसिन में यूज किए जाएं बहुत से इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। अब एक और बात है कि अब इमेजिनेशन यानी ऑब्जर्वेशन मैंने बताऊंगा कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे साइंटिस्टों को कंटेमिनेशन आता है, बोलते उसको वो बोलते हुए डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे साइंटिस्ट हैं जो ट्रेन माइंड्स होते हैं वो उससे भी आउटपुट निकालते हैं जिससे पूरी हिस्ट्री बदल जाती है। जिस तरह से ये भी हमने डिस्कस किया केस स्टडी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। और इसमें भी एक और फैक्टर है कि जो ऑब्जर्वेंट साइंटिस्ट है ये लकी होना चाहिए इस मामले में कि उसको जो रिजल्ट उसने जो ऑब्जर्वेशन की है वो ऑब्जर्वेशन जो रिजल्ट्स उसके हैं दैट शुड बी रिपीटेड। अगर सेम सेटिंग में सेम तरह के सेटअप किया जाए वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, तो रिजल्ट सेम आने चाहिए या आने चाहिए, तब जाके ही वो वैलिड होगा और वो उस पे वो पब्लिश कर सकता है पेपर। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि जब ऑब्जर्वेशन किया उसने और वो रिपीटेशन भी इसने खुद से चेक किया, रेप्लिकेट नंबर ऑफ रेप्लिकेट लगाए, फिर वो करेगा क्या करेगा, वो बनाएगा वो लिटरेचर सर्वे करेगा, फिर वो हाइपोथेसिस तैयार करेगा, उसको टेस्ट करने के लिए कुछ मॉडल बनाएगा। तो इसी करते करके जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था उन्होंने 1929 में पेपर पब्लिश किया द ब्रिटिश जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी। ये एनसीबीआई पे अवेलेबल है और पीडीएफ फॉर्मेट में इस तरह से दिखेगा आपको ये पेपर। जिसको इंटरेस्ट है वो डाउनलोड कर सकता है। अब हम आते हैं कि किस तरह से एक मैन्युस्क्रिप्ट बिगिनिंग होती है, क्या पाथ फॉलो करता है मैन्युस्क्रिप्ट। तो उसके लिए फर्स्ट थिंग जैसे मैंने पहले बताया कि ऑब्जर्वेशन हमारी इंपॉर्टेंट होने चाहिए। ऑब्जर्वेशन होगी तो ही आपको आइडिया आएगा कि मैन्युस्क्रिप्ट में क्या हो सकता है, किस तरह के मैन्युस्क्रिप्ट में मैं लिख सकता हूँ। फिर नेक्स्ट हमारा है, उसके बाद हमने करना है लिटरेचर सर्वे। लिटरेचर सर्वे के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि वहां पे हमें आइडिया आएगा भाई हमारा रिजल्ट कितना अच्छा है, कितना अच्छे ऑब्जर्वेशन हमारी हैं, तो क्या हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम ये भी डेवलप कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल हम लगा सकते हैं। अब मॉडल सिस्टम कौन सा यूज करेंगे, क्या हम प्लांट पे काम करेंगे या एनिमल पे करेंगे, वो डिपेंड है उसी रिसर्चर पे कर सकता है। फिर उसके बाद आएंगे उसको जो भी इसको रिजल्ट्स आएंगे
उन रिजल्ट्स को वो चेक करेगा स्टैटिस्टिकली, वो रिप्लिकेट, वो बहुत से रिप्लिकेट लगाएगा, मतलब 3 मिनिमम, 3 मैक्सिमम, जितना लगाए उतना अच्छा है। 3, 5, 7, 9, 11 जो भी लगाए, रिप्लिकेट लगाए, मैक्सिमम मोर देन 3 मिनिमम, मैक्सिमम जितना लगाए। इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन या एरर उससे कम होगा। एरर कम होगा तो चांस है कि उसका रिजल्ट रिपीटेशन में रिपीट हो जाए। फिर है उसके बाद आएगा उसका रिजल्ट आने के बाद वो मैन्युस्क्रिप्ट के लिए वो काम शुरू करेगा कि अब मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग कर सकता है वो। अब मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग करने के लिए हम जो स्टेप बोलेंगे, उससे पहले हम देखेंगे मैन्युस्क्रिप्ट्स की टाइप कितनी है। आप कोई भी जर्नल उठा कर देखो, उसमें आथर इंस्ट्रक्शन में आप जब जाएंगे, वहां पे आप पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स कौन से हैं। जैसे मैंने एक जर्नल चेक किया, जर्नल ऑफ हैजर्डस मटेरियल है एल्सवियर का, यहाँ पे भी आपको देखेगा टाइप ऑफ पेपर लिखा हुआ है, फुल लेंथ पेपर है, रिव्यू आर्टिकल है, पर्सपेक्टिव है, लेटर एडिटर है। आज लेक्चर में हम इस पे कवर नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से लेक्चर बनाएंगे, तो कभी वो भी इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज सिर्फ अब टाइप रखो याद कि बहुत इसकी भी और सब टाइप्स भी हैं। अब हम देखेंगे क्या कॉमन इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकती हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। फर्स्ट है कि जो आप लिखोगे उसके वर्ड तो लाइन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, वो ऑलमोस्ट 2 होता है या 1.5 भी कुछ लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद वर्ड काउंट कितना होना चाहिए, 3000 से 7000 एनएफ होता है एवरेज मैन्युस्क्रिप्ट में। फॉन्ट 12 और रोमन, लेकिन ये जो दोनों तीनों चीजें हैं ये वेरी करती हैं जर्नल टू जर्नल। ये हर जर्नल में जिसमें भी आप पब्लिकेशन करना चाहते हो, उसके इंस्ट्रक्शन टू ऑथर्स केयरफुली पढ़ना जरूरी है, ताकि आपको पूरा समझ में आया कि उस जर्नल में क्या रिक्वायरमेंट है। और है मैन्युस्क्रिप्ट डिजाइन में आता है फॉर्मेट, इम बोलते हैं उसको, इमरेड फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट एंड डिस्कशन। ऑलमोस्ट जर्नल में चीजें कॉमन हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पेपर होता है उसके उसके क्या कंपोनेंट होते हैं। टाइटल होगा, आथर्स और उसकी एप्लीकेशंस होंगी, फिर एब्स्ट्रैक्ट होगा, फिर कीवर्ड्स होंगे, फिर इंट्रोडक्शन होगा, मेथड्स का बोलते हैं, रिजल्ट्स, उसके बाद डिस्कशन होगा, उसके बाद कंक्लूजन, फिर एक्नॉलेजमेंट। फिर कुछ जर्नल्स में भी मांगा जाता है कि आप लिखो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑथर्स से, या कुछ जर्नल में भी बोलते हैं कि आप लिखो ऑथर्स कंट्रीब्यूशन भी लिखने को बोलते हैं। फिर लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, और ये भी डिपेंड करता है कि किस जर्नल को आप फॉलो कर रहे हो। उस जर्नल में इंस्ट्रक्शन दी होती हैं कि किस तरह से आप टेक्स्ट में रेफरेंस डालोगे या लिस्ट में कौन सा स्टाइल फॉलो करोगे। तो मैंने स्क्रिप्ट के लिए अगर आप अपने पीसी में फोल्डर बनाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आप या तो पेपर का नाम लिख सकते हो, उस आंसर का नाम, या आप ऐसा कर सकते हो कि जो पेपर, जो भी डिपेंड है आप पे, आप किस तरह फाइल नाम रखते हो, और उसके अंदर में अलग फोल्डर बना सकते हो कि डेटा इसमें डालोगे, लिटरेचर होगा, फिर आपका मैन्युस्क्रिप्ट लेफ्ट साइड टेबल फिगर्स भी डाल सकते हो। अब हुआ कि हमें सीक्वेंस क्या हो सकती है एक मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट करने के लिए, प्रिपेयरिंग के लिए, राइटिंग के लिए क्या। तो जब भी हमने रिसर्च कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि हमने मेथड्स फिक्स किए, तभी रिजल्ट हमारे आए हैं। अब फर्स्ट स्टेप है हम मटेरियल एंड मेथड्स को डिटेल में लिखेंगे। अब मटेरियल मेथड्स में क्या लिखेंगे हम डिटेल में, हमारे भी जो रिजल्ट्स ऑलरेडी हमने किसी का मेथड यूज किया होगा, तो अगर उसमें हमने मॉडिफिकेशन ज्यादा नहीं की होगी तो हमने लिखना उससे का रेफरेंस देके आगे निकल जाना है। लेकिन अगर हमने खुद से कोई मेथड डेवलप किया तो हमने फिर पूरी डिटेल लिखना है उस मेथड के बारे में। फिर नेक्स्ट हमने फॉलो करना है कि टेबल जो हमने बनाए हैं, जो रिजल्ट्स टेबल्स बनाए हैं, फिगर बनाए हैं, उन सबको लिखना है, टेक्स्ट में लिखना है, और साइड भी करना है। टेबल में हमने क्या लिखना है, रिजल्ट लिखेंगे हम, तो रिजल्ट में हम टेबल, जहाँ टेबल फाइनलाइज करेंगे, फिर हम आएंगे टेबल रिजल्ट्स पे। रिजल्ट्स में टेबल हमारे रेडी हो गए। अब हम रिजल्ट्स में टेबल को लिखेंगे वर्ड फॉर्म में, लेकिन सिर्फ हाईलाइट लिखेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिखेंगे, पूरा डिटेल लिखना नहीं, टेबल हर लाइन लिखनी नहीं टेबल की। फिर आएगा रिजल्ट सेक्शन, फिर उसी में आएगा, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद हम डिस्कशन लिख सकते हैं, उसके बाद हम कीवर्ड लिख सकते हैं, फिर एब्स्ट्रैक्ट सबसे लास्ट पे आएगा। अब ये सब होने के बाद फिर एक बार आप पूरे मैन्युस्क्रिप्ट को एक बार देख सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि भाई मुझे इसमें टाइटल चेंज भी कर सकता हूँ, उस टाइम पे आप टाइटल चेंज भी कर सकते हो। तो आज के लिए मैं नेक्स्ट इन सभी के लिए एक शॉर्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ कि टिप्स क्या हो सकती हैं, टिप्स किस तरह इसके मैन्युस्क्रिप्ट के लिए, यानी कि इसके अलग अलग सेक्शंस के लिए, यानी कि मेथड्स की टिप्स क्या हो सकती हैं, टेबल्स और फिगर किससे बनाए जाते हैं, रिजल्ट्स के लिए टिप्स क्या हो सकती हैं, इंट्रोडक्शन लिखने के लिए क्या टिप्स हो सकती हैं, इसे डिस्कशन के लिए, कीवर्ड्स के लिए, वेबसाइट के लिए वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फ्यूचर। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, थैंक